स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अब तक 14 अकाउंटिंग टर्म पर डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले जरूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स बताऊंगी जो अकाउंटिंग में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2। तो हमारी 15th टर्म है गुड्स। द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन। जिस भी प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है उसको गुड्स बोला जाता है। The item that are purchased for purpose of resale and not for use in the business are called goods. जो भी चीजें परचेज की जाती हैं, जो भी आइटम परचेज किए जाते हैं, वो रीसेल के पर्पज से परचेज किए जाते हैं और उनको बिजनेस में यूज नहीं किया जाता है, उनको गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट एंड जीन्स आर गुड्स फॉर ए क्लॉथ डीलर। अगर एक क्लॉथ डीलर है तो उसके लिए टी शर्ट और जीन्स जो है वो गुड्स का काम करेगा, क्योंकि वो उनकी रीसेल करेगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, 16th टर्म है क्रेडिटर। Creditor are people or entities from whom goods have been purchased on credit and payment is yet to be made against them. Creditor वो लोग या entities होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज किया होता है और कुछ समय के बाद में उनको पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट 17 टर्म है परचेज। परचेज मीन्स purchase of goods for resale in the ordinary course of business with the intention of profit. परचेज उसे उन गुड्स को कहते हैं जो रीसेल करने के लिए खरीदे जाते हैं और बिजनेस का इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। इट डज नॉट मीन परचेज ऑफ एसेट। अगर आप एसेट खरीदेंगे तो उसको परचेज नहीं कहा जाएगा। द टर्म परचेजेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की परचेज इंक्लूड की जाती हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश टर्म्ड एज कैश परचेज। जो भी गुड्स आपने कैश देकर परचेज किए हैं उन्हें कैश परचेज कहा जाता है। गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट टर्म एज क्रेडिट परचेज। और जो गुड्स आपने क्रेडिट खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, उन्हें क्रेडिट परचेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, परचेज रिटर्न। सम टाइम गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर एज दे कैरी डिफेक्ट और दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर। कई बार क्या होता है, जो भी गुड्स खरीदे जाते हैं सप्लायर को वो गुड्स वापस करने पड़ते हैं, या तो वो डिफेक्टिव होते हैं या फिर वो बायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होते हैं, तो फिर उनको वापस कर दिया जाता है। दीज आर नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा बिजनेस में होता रहता है। एंड नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो इस प्रकार की रिटर्न को परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। Sales means transfer of ownership of goods or services to customer for a price. Sales क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर को और वो उसके बदले में कोई प्राइस पे करता है। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। जो सेल वर्ड है सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज किया जाता है जो रीसेल करने के पर्पज से परचेज किए जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनसे जो रेवेन्यू मिलता है उसको भी सेल्स में इंक्लूड किया जाता है। द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। अगर आप एसेट की सेल करेंगे तो उसके लिए आप सेल्स टर्म का यूज नहीं करेंगे। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। सेल्स में आपकी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों प्रकार की सेल इंक्लूड है। अगर आप कैश देके सेल करते हैं, रिसीव हो जाता है आपको, तो उसे कैश सेल बोलते हैं, और अगर आपने उधार सेल की है तो उसको क्रेडिट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ इट विल बी टर्म्ड एज सेल। अब क्लॉथ डीलर अगर क्लॉथ की सेल करेगा तो वो उसके लिए सेल्स होगा। बट इफ द सेम क्लॉथ डीलर, लेकिन अगर वही क्लॉथ डीलर सेल्स ओल्ड फर्नीचर और ए टाइपराइटर, अगर पुराना फर्नीचर या टाइपराइटर की सेल करेगा, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज सेल। उसको सेल नहीं कहा जाएगा। सेल्स रिटर्न। सम टाइम गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द बायर एज दे कैरी डिफेक्ट और दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर। कभी कभी जो गुड्स सेल किए जाते हैं वो बायर उनको वापस कर देता है, या तो वो डिफेक्टिव होते हैं या फिर
बायर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। दीज आर नोन एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इस प्रकार के सामान वापस करने को सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म देखिए 19th टर्म डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet। डेटर वो लोग होते हैं या वो दूसरी एंटिटीज होती हैं टू whom business has sold goods, जिनको बिजनेस गुड्स सेल करता है, एंड ऑन क्रेडिट उधार पे सेल करता है और अभी तक उनसे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो जिन जिन को हमने क्रेडिट सेल करी है वो सारे पर्सन और एंटिटीज हमारे डेटर्स होते हैं। नेक्स्ट 20th टर्म देखिए स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो अनसोल्ड रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए ये है ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। 1 अप्रैल को सपोज आपने 2 लाख के गुड्स परचेज किए हैं और उस साल आपने 1,80,000 की सेल की है, तो इट मीन्स 20,000 का स्टॉक अभी भी अनसोल्ड है, तो 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर आपका 17-18 होगा। 1 अप्रैल और 31 मार्च हो गया। अब ये जो 20,000 के गुड्स लास्ट ईयर बच गए हैं वो अगले साल काम आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2017-18 के लिए 20,000 ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट हम देखिए 21 इन्वेंट्री। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 देखिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है उनसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अभी तक वो अनयूज्ड है। जैसे क्लॉथ मिल है, क्लॉथ मिल के लिए कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉटन से जो क्लॉथ डीलर है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कपड़ा बनाएगी। तो क्लॉथ जो कॉटन जो है वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। एग्जाम्पल देखिए कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड देखिए इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इट मीन्स गुड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि आपके गुड्स सेमी फिनिश्ड फॉर्म में, मीन्स 50-60% गुड्स बन चुके हैं। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स होते हैं जो 50 से 60% बन चुके हैं, उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसमें और भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड देखिए इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। It includes the inventory of those goods which have been completely processed and are ready for sale but are lying unsold at the end of accounting period। फिनिश गुड कौन से गुड्स होते हैं? इसमें वो इन्वेंट्री इंक्लूड की जाती है जिनका बनने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और वो सेल के लिए रेडी हैं, लेकिन वो अभी भी अनसोल्ड हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फिनिश गुड्स जो होते हैं ये आपके फिनिश गुड्स हो गए हैं, लेकिन ये आपके अभी भी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। जो गुड्स तैयार होकर फैक्ट्री में पड़े रहते हैं उन्हीं को इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बोला जाता है। फोर्थ देखिए इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में वो गुड्स रखे जाते हैं जो कि रीसेल करने के लिए परचेज किए जाते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड आप उसको उन गुड्स को बोलेंगे जो कि शॉप में रखे हुए हैं। तो इट मीन्स थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट में हमारे फिनिश गुड्स हैं, बट दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। जो गुड्स फिनिश होकर तैयार होकर फैक्ट्री में रखे हुए हैं वो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएंगे, और जो गुड्स तैयार होकर शॉप में रखे हुए हैं जो अभी सेल नहीं हुए हैं उनको इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए 22 कॉस्ट। It is the amount of expenditure incurred to a specified article, product और activity। कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो आप कोई स्पेसिफाइड चीज खरीदने के लिए या कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कॉस्ट बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल से देखिए। सपोज आपने कोई भी चीज परचेज की है तो उसका परचेज प्राइस 100 एंड 100 है,
उसमें फिर आपने फ्रेट और कैरिज को अगर आप उसमें प्लस कर देते हैं और उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी प्लस कर देते हैं तो इन तीनों को प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा उसे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बोला जाएगा। 23rd टर्म देखिए, द डॉक्यूमेंट्री वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस लगाया जाता है उसको वाउचर बोलते हैं। जैसे कैश परचेज अगर आप करते हैं तो कैश मेमो बनाते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, अगर कोई पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट बनाते हैं। तो इस वाउचर की पूरी डिटेल हम चैप्टर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे और तब इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। 24 टर्म देखिए, डिस्काउंट। इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। डिस्काउंट क्या होता है? एक रिबेट या अलाउंस होता है जो सेलर बायर को देता है। ये दो टाइप का होता है डिस्काउंट। नंबर 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड टू ऑल कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सभी कस्टमरों को जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस डिस्काउंट की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सेकेंड टाइप का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली। ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटर्स को जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए एनकरेज करना। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, आपने 10,000 के गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं और ये कंडीशन रख दी है कि आप 20% का डिस्काउंट तभी देंगे अगर आपको वो पेमेंट 15 दिन में कर देगा। तो इट मीन्स ये डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट 25th टर्म देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सभी को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी पेड किया जाता है जब आप परचेज करते हैं और जीएसटी कलेक्ट किया जाता है जब सेल होती है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टर्म्स के साथ मिलते हैं।